हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए। जैसे इससे पहले हम 2 वीडियो 1 शॉर्ट के डाल चुके हैं। आज हमारा कोशिश रहेगी, आज हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे और पूरा वीडियो डालेंगे और पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और इसमें हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिनसे आप विद इन सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्टिंग है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आता है पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर मॉडरेट रिएक्शन। बेटा मॉडरेट रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन ना जो ज्यादा स्लो हो और ना ही ज्यादा फास्ट हो, उनको हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। विच अकर बाई कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। ये होती कब है? ये जब कोलिजन मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तब इस प्रकार की ये रिएक्शन होती है। जैसे H2 प्लस I2 क्या बना बेटा? 2HI बना। अब पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। इट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कह देते हैं। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज ऑफ द रिएक्टेंट प्रोसीड। जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो कम होता जाएगा। जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो केमिकल रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। इट्स मींस, इसका मतलब ये है कि जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखेंगे तो डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। तो हम उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। नोट करिए बेटा। बेटा अब आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं और प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ अगर रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन का रेट जब भी लिखेंगे तो उसका रेट कम होता है, माइनस में लिखेंगे। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का रेट बेटा फॉर्मेशन मतलब बनता है, इसका रेट कैसे क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी पड़े तो एवरेज रेट कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस रेट अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब सुनिए, जैसे एक रिएक्शन है, ए से बन रहा है बेटा बी बन रहा है, इसके लिए तुम्हें रेट लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अब देखो ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का रेट कैसे लिखें? माइनस का डी ए अपॉन डी टी। रेट बेटा क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही तो होता है। रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में कम हो रही है ना, डिसअपियरेंस मतलब कम होती है, तो लिख दिया हमने माइनस का डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट की बनती है तो आप लिखेंगे डी बी अपॉन dt। बोलो बात समझ में आ गई? अगर आपने ऐसा लिख लिया है ना तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। एक आपको और बता देते हैं, अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसी दे रखी है a प्लस बी से बन रहा है c प्लस डी, इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्टकट में लिखा है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? डी अपॉन dt। बेटा माइनस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर तो एक ही था रिएक्टेंट, एक ही प्रोडक्ट बना। अब यहाँ देखो प्लस लगाए, आप लगाएंगे इक्वल माइनस, ये भी तो रिएक्टेंट है, ये पूरा प्रोडक्ट है पूरा रिएक्टेंट, माइनस का dB अपॉन dt। अब आप फिर इक्वल का साइन लगेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं किसकी तरफ जा रहे हैं? प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं dc अपॉन dt इक्वल टू प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्ट और पी से पॉजिटिव, तो डी डी अपॉन डी टी। ये किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट लिखना पड़े तो चाहे कोई भी रिएक्शन हो आप ऐसे रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। अभी हम आपको एक रिएक्शन का भी करके बताएंगे, ये भी हमने जनरल रिएक्शन के लिए लिया है ए और बी के टर्म में। अब इतना आप नोट करिए फिर आपको बताते हैं। अगर बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो बेटा ये रिएक्शन दे रखी N2 प्लस 3H2, रिवर्सिबल का साइन 2NH3। बेटा शांत हो जाओ।
N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। इस रिएक्शन के लिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है। बेटा ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, जितना तुम्हारा नाम नहीं है, एक बार नीट में भी पूछी गई है। नीट में पूछी गई बेटा, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो बहुत आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं? देखो रिएक्टेंट ये है, ये पूरा बेटा है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका बेटा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का रेट जो होता है वो हमेशा काय में लिखते हैं? माइनस में। और प्रोडक्ट का रेट काय में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट ये, तो माइनस का dN2 अपॉन dt इक्वल टू, अब देखिए उस बच्चे कह रहा ना कि अब सामने कोफिशिएंट 3 लगा है, अब इसका क्या होगा? तो बेटा ये जाएगा अपान में, माइनस का 1/3 dH2 अपॉन dt। बोलो बात समझ में आ गई? dN2 अपॉन dt इक्वल टू, फिर 3 है ना तो इक्वल लगाया, माइनस का 1/3 dH2 अपॉन dt, इक्वल का साइन बनाया। अब ये हम आगे प्रोडक्ट में, तो 1/2 dNH3 अपॉन dt, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। इस जो क्वेश्चन दे रखी है इसके लिए। बोलो बात समझ में आ गई? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, इतना नोट करो। अब बेटा आपको एक जनरल फार्मूला बताते हैं। जनरल फार्मूला में चाहे कोई भी रिएक्शन हो, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे रिएक्शन है एक बेटा N1A प्लस N2B, एरो बन रहा है M1C प्लस M2D। इस रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो क्या होगा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस का 1/N1 dA अपॉन dt इक्वल टू माइनस का 1/N2 dV अपॉन dt इक्वल टू प्लस का आ जाएगा 1/M1 dC अपॉन dt इक्वल टू 1/M2 dd अपॉन dt। ये फार्मूला बेटा आप नोट कर लेंगे। और इस पर आप कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन लिखने का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा रहेगा, बट इतना ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट जब आप लिखोगे तो माइनस में लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है तो फिर वो आप प्लस में लिखना है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इसके ऊपर। लिखा फॉर ए रिएक्शन 3H2 प्लस N2 एरो 2NH3 द रेट ऑफ फॉर्मेशन NH3 का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो 1.6 × 10⁻⁻² है। फाइंड द वैल्यू ऑफ H2। तो आपको H2 की वैल्यू बतानी है। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, इस पूरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। ये रिएक्शन ये है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या होगा, माइनस का 1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल टू dN2 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 माइनस आएगा बेटा 1/2 dNH3 अपॉन dt। इतना काम आप कर लोगे। जब आपने इतना काम कर लिया, क्वेश्चन में देखो जरा समझो, इसमें आपसे कहा गया है NH3 की वैल्यू आपको गिवन है और H2 का आपको H2 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये समझ में आ गए तो बहुत इजी है, अदरवाइज बहुत टफ है, फिर हो नहीं पाएंगे। तो आपको अकॉर्डिंग टू मी, आपको जो दिया गया है उसको, जो पूछा गया है उसको, दोनों को निकाल लो, बाकी छोड़ दो। क्या दिया गया है, DNH3 की वैल्यू दे रखी है, पूछा क्या गया है, DH2 की वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब इसको और इसको निकाल लो, इसको छोड़ दो। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का 1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dNH3 अपॉन dt। अब देखो भाई क्या होगा, 1/2 dNH3 अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, NH3 की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻²। अच्छा DH2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/3 dH2 अपॉन dt लिख सकते हैं। माइनस इसलिए चल रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट का है। अब इसको आप डिवाइड करो, 2 8 जा 16, कितना आ गया, 0.8 आ गया। अब बेटा 0.8 आ गया, इसको आप ऐसे तो लिखोगे 1/3 dH2
अपॉन डी टी इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻²। ऐसे तो लिखोगे। अगर मान लो इसके नीचे आप एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो 3 तो नीचे आ रहा है ना। बोलो देखो 3 को आप ऐसे लिख लो 1/3, तो 3 तो नीचे आ रहा है। 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 8 के साथ होगी। तो आप लिखेंगे DH2 अपॉन dt इक्वल टू 3 इंटू 0.8 इंटू 10⁻²। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 3 जा 20 को 2.4 इंटू 10⁻²। ये आपका आंसर आ गया। तो DH2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4 इंटू 10⁻²। एक बार समझ लो, पहले हमने क्या किया कि इस रिएक्शन के लिए पहले हमने पूरी जो रिएक्शन लिखी है उसके लिए हमने रेट लिख लिया। रेट के बाद जो आपको दिया गया है NH3 की वैल्यू दे रखी है, तो NH3 को H2 आपसे पूछा गया, H2 इन दोनों को पिक कर लिया, निकाल लिया। बाकी जिसका यूज ही नहीं है उसको हमने छोड़ दिया यहाँ पर। फिर अब क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने पर आंसर आ गया। माइनस साइन बेटा ये हमें बताता है कि ये रिएक्टेंट का हमसे पूछा गया है, तो देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में ही आता है, इसीलिए माइनस साइन है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपके। बेटा एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज। इतनी बढ़ रही है कंसंट्रेशन, कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन NO2। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन NO2 का है ना 1/4। अब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो होता है रेट। बोलो तो ये देखो कंसंट्रेशन 1/4 है। DNO2 की वैल्यू कितनी है? 1.4 सॉरी 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में। बोलो अब देखो 4 जा 16.4, 4 से 4 गया 0.1 और ये 10⁻³ है। तो आपका जो आंसर है रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 10⁻⁴। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बहुत समझ में आएगा। समझ में आ गया, एक बार फिर से बता देते। रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 भाई, इसके लिए क्योंकि हमने बताया था जो दिया गया है उसको नोट करते हैं 1/4। DNO2 अपॉन dt, ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है। कंसंट्रेशन आपको ये गिवन है, टाइम आपका ये है, बस डिवाइड किया और आंसर आ गया विदिन सेकंड। बोलो समझ में आ गया? गुड। बेटा ये क्या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर देते हैं, जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। यदि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्लियर? प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर जो होगा वो भी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। बोलो दूसरी बात, ये पॉइंट महा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्टार बना लो, नीट के लिए महा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। फॉर नीट लिख देते हैं, फॉर नीट बहुत पूछा जाता है। अब देखिए, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड एराइज इन टेम्परेचर। आप यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन का जो रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। महा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है। कैटालिस्ट का क्या प्रभाव होता है? कैटालिस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट, अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव कैटालिस्ट, यदि नेगेटिव कैटालिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। बात समझ में आ गई है? नोट कर लो इसको बेटा। देखिए ये नेक्स्ट हेडिंग है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं? मान लो कोई रिएक्शन है ए से बी, इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा जब समय 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0।
आफ्टर टी टाइम, जैसे टी समय हो गया, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने पर इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारी ए थी, ए में से मान लो एक्स कम हो गई, बेटा जितनी कम होगी उतनी ही बनेगी, तो ए माइनस एक्स, एक्स कम हुई तो एक्स बन गई। तो रेट कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना, रेट हमेशा रिएक्टेंट का लिखा जाता है, प्रोडक्ट का कभी नहीं लिखा जाता है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स, कंसेंट्रेशन क्या है हमारी फाइनल वाली ए माइनस एक्स, डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, एक के आ जाएगा और ए माइनस एक्स, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के नेवर डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, के जो रेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी प्रेशर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करो। देखिए बेटा, द वैल्यू ऑफ के फॉर द डिफरेंट रिएक्शन इज नेवर सेम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रिएक्शन अलग अलग है तो बेटा के की वैल्यू भी अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। अब यूनिट ऑफ के की यूनिट महा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 10-12 स्टार बना लो तो पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, यूनिट ऑफ के की यूनिट आपको पता है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स होती है। अगर बेटा आपने ये याद कर लिया तो समझ लो के की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन आपको पता है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स, इसको थोड़ा और ओपन करके लिख दो, मोल की पावर बेटा 1 माइनस n लीटर की पावर, अब देखो लीटर ऊपर गया तो ये पावर चेंज कर दो, n-1 और सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो बेटा ये फार्मूला आपने नोट कर लिया, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1, सेकेंड इनवर्स, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो अप्लाई करने के लिए हम आपको बताते हैं, इसको पहले मिटा दें यहाँ से। देखिए अब अगर आपसे कहा जाए मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स, आपसे कहा जाए फॉर जीरो ऑर्डर, बेटा जीरो ऑर्डर के लिए आपको के की वैल्यू बतानी है, यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के आप ऐसे लिख सकते हो यूनिट, यूनिट बताओ क्या होगी, तो n की वैल्यू बेटा क्या हो गई यहाँ पर जीरो हो गई। अब ये वाली जीरो यहाँ पुट करो वैल्यू, मोल की पावर 1 माइनस का जीरो, लीटर की पावर 0-1 और सेकेंड इनवर्स, तो देखिए मोल की पावर 1 आ जाएगा, लीटर की पावर -1 आ गया और सेकेंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो गई। अगर आपसे कहा जाए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी n की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू 1, ये वाली 1 वैल्यू यहाँ पुट करो, देखिए मोल की पावर 1-1, लीटर की पावर 1-1 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो 1 से बन गया, 1 से बन गया, तो आप इसको लिख सकते हैं मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकेंड इनवर्स, एक तो आपका ये आंसर आ गया। लेकिन दूसरा आप इसको केवल सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये आपका नीट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो था कि नीट में पूछा गया। स्टार्टर देखो हमने आपको बता दिया, अब लिखेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए n बराबर क्या हो गया 2, तो मोल की पावर 1 - का 2, लीटर की पावर 2 - का 1 और सेकेंड इनवर्स, तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया सेकेंड के लिए। अगर आपसे कहा जाए फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए, तो थर्ड ऑर्डर के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, मोल की पावर क्या हो जाएगा 1 - का 3, लीटर की पावर 3 - का 1 और सेकेंड इनवर्स, तो मोल का स्क्वायर हो जाएगा, लीटर मोल की पावर -2 हो जाएगा, लीटर की पावर हो जाएगी बेटा स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स, ये आपका थर्ड ऑर्डर के लिए आ गया। तो इस साल तीनों में से 4 है, 1 2 3 4, चारों में से कोई भी एक आपके बोर्ड में और आपके नीट एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। बेटा वीडियो को लगातार वॉच करते रहिएगा। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज, इतना दिया गया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो आपको पता है
वही फार्मूला लगाओ अपना, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस का 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब बेटा मोल ध्यान रखो, मोल की पावर 1 माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है माइनस है ना, और माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया 2/3। बोलो कोई दिक्कत? लीटर की पावर बेटा, लीटर एन की वैल्यू कितनी है 2/3 माइनस का 1 और सेकेंड इनवर्स। अब देखो इसको थोड़ा शॉर्ट किया, मोल की जगह पर केवल बेटा हम लिख दे रहे हैं, 3 बन जाए 3 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5/3। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसको 3 बन जा 3 और 3 में से जब 2 कम करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 1/, बोलो बेटा 1/3 आ जाएगा, और ये सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर बेटा माइनस लगा लेना, क्योंकि ये माइनस है ना, 3 बन जाए 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/3 बचेगा यहाँ पर ये। ठीक है, अब अभी देखो आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बताओगे? ये तो आपने यूनिट निकाल दी। अगर आप सब कुछ इतना ना लिखना चाहो, ठीक है, इसको यदि आप ना लिखना चाहो तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार एक ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे और उसमें आपसे कहा जाए कि आपको बताना है, ये बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप क्या करेंगे, पावर ऑफ लीटर प्लस 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? पावर ऑफ लीटर प्लस 1, कि लीटर की पावर में एक आप जोड़ देंगे, और जैसे लीटर की पावर में ये जोड़ देंगे आंसर आपका आ जाएगा। बेटा लीटर की पावर कितनी है 2/3, तो लीटर की पावर है 2/3 में एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बन जाए 3 2 5, तो ये आ जाएगा 5/3। तो n बराबर कितना आ गया बेटा 5/3। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी ये 5/3 ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया बेटा। भाई देखिए बेटा सुन लो, मॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। तो इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ए पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन। मतलब मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन कैसे बताओगे आप? मॉलिक्यूलर रिएक्शन केवल और केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बताओगे, कि रिएक्टेंट जितने होंगे वही उसकी उतनी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कभी भी प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, तो इसीलिए लिखा है इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जितने नंबर होते हैं भाई उसकी क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी या मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी। बताओ इस रिएक्शन के बेटा ये रिएक्शन कौन से मॉलिक्यूलर होगी? तो रिएक्टेंट बेटा कितने हैं 2 है ना, तो आप लिख देंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या लिखेंगे? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर ऐसा हो 2A से बन रहा है प्रोडक्ट, तब ये रिएक्शन कौन सी होगी? तब भी ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर ऐसा हो A से प्रोडक्ट बन रहा है तब बेटा रिएक्शन कौन सी होगी? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। कैसी होगी? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर ऐसा हो A प्लस 2B से बन रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? आप लिखेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। देखो मॉलिक्यूलर रिएक्शन नाइदर जीरो नार बी नेगेटिव इट पॉजिटिव इन होल नंबर। इसका मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है ना तो जीरो होगी और ना ही निगेटिव होगी। नार का मतलब ना ही जीरो होगी ना ही निगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी और होल नंबर में होगी। बात समझ में आ गई है बेटा? अब हम आपको बताते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर स्टार बना लो, हैशटैग लगा लो, स्टार और हैशटैग दोनों। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हेन कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ही नंबर देखा जाता है व्हेन कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। और कंसंट्रेशन आपको पता है, पहले हमने बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन प्रभावित करता है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन यदि बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। मान लो कोई भी रिएक्शन ए से बी है, इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लिखना है, तो रेट बराबर के डी ए अपॉन डी टी ई पावर एक्स। मान लो एक्स क्या है बेटा, एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो भाई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट तो यही है, तो इसकी पावर हमने x मान ली, तो x क्या हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन मान लो a प्लस बी से क्या बन रहा है c, इसके लिए रेट लिखेंगे। हमने अभी बताया आपको कि रेट हमेशा रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं कि a की पावर x मान लो, b की पावर y मान लो। x और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तब आप क्या करेंगे बेटा, x और y को जोड़ देंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगी। x और y है क्या, x जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो x है, b के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, y है। b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन y, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x। बोल सकते हो कि a की पावर x तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x हो, इसकी निकालेंगे। b की पावर y तो हाँ y कैलकुलेट करेंगे। जब आपने दोनों को कैलकुलेट कर ही लिया है तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकल के आ जाएगी। नोट कर लो बेटा, ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी स्टार बनाओ। ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट किया ना उसके ऊपर स्टार बना लो। तो अब हम तुम्हें हर हेडिंग में हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ही, तो मजबूरी है कहना। तो अब करना क्या, फॉर द रिएक्शन ए से बनना है प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड 8 टाइम ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इट। बेटा ध्यान से सुनो, जब ए की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन को जब डबल करते हैं तो रेट 8 गुना हो जाता है। एक ही कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 8 गुना हो जाता है। आपसे कहा गया बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो देखो पता होगी तो आप कर लोगे, नहीं पता होगी तो मुंह फैलाए बैठे रहोगे वहां पे। तो करना आप क्या है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार आप एक रूल लगाएंगे। ये देखो ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है, और ये नीट के लिए तो महा इंपॉर्टेंट है। आप एक अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार देखो, अच्छा अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार क्या करेंगे, आरसी रूल लगाएंगे। एक रूल होता है आरसी रूल, ठीक है, ये क्या है आरसी रूल, आरसी है फारसी नहीं है। आरसी रूल में क्या करेंगे, देखो आर लिखा है यहाँ, सी लिखा नीचे, क्या कहा, डबलिंग द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को डबल किया तो कंसंट्रेशन के सामने 2 लिख दिया। जब कंसंट्रेशन को किया डबल तो रिएक्शन का रेट हो गया 8 गुना, तो रेट कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया। तो आपसे कहा गया है बताओ कौन से ऑर्डर की ये रिएक्शन है, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर n कर देंगे। क्या कर देंगे 2 की पावर n, मीन्स इसका मतलब ये है कि बेटा 2 के ऊपर हम कितनी पावर लगाएं कि 8 हो जाए। 2 के ऊपर कितनी, इस 2 के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि 8 हो जाए। इसका मतलब यदि आपने धोखे से 3 पावर लगा दी तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 पावर का मतलब 2 को 3 बार लिखो, 2 को 2 जा 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 2 की पावर 3। इसका मतलब कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा 3 हो जाएगी। इससे आपको एक बात पता चलती है कि ये जो रिएक्शन है वो 3rd ऑर्डर की होगी। कौन से ऑर्डर की होगी, 3rd ऑर्डर की होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया गया, अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा ये है क्या सब। देखो एक रिएक्शन दे रखी है फॉर अ रिएक्शन, यहाँ पर लिख लो फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से बन रहा है ए बी। आपको ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, बी की कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखा है। आपसे कहा जाएगा कि बताओ आपको ये बताना है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको बताना है टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे पहले देखते रहो भाई।
अब देखो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है। कोशिश करते हैं आपको समझ में आएगा, बस आप देखते रहो, बस वीडियो को वाच करते रहो। देखिए आपको सबसे पहला काम आपका ये है, आप पहले रेट लिखिए। क्या लिखेंगे? रेट लिखो। तो बेटा रेट हमने बताया है कि रेट का लिखा जाता है, रेट बराबर के ए की पावर x मान लो और b की पावर आप y मान लो। यदि आपको x और y की वैल्यू यदि पता चल जाती है धोखे से, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू कैसे पता चलेंगी? जब बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू आप सेम मानोगे, यही बात इंपॉर्टेंट है। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू सेम मानोगे। और बेटा y की वैल्यू सेम पहली और दूसरी इक्वेशन में, b की पावर y है ना, b की पावर, तो ये y की वैल्यू पहली और दूसरी इक्वेशन में सेम है। तो आप लिख सकते हो इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 में क्या है? 0.1/0.2 की पावर x इंटू 0.2/0.2 की पावर y बराबर रेट क्या है? 1 इंटू 10⁻²/2 इंटू 10⁻²। बोलो बात समझ में आ गई? ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, 0.2 पॉइंट से पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 1/2 की पावर बेटा x आ गई। अच्छा इस पावर को ऊपर भेजेंगे ना, तो आप इसको 1 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। तो इससे ये पावर कैंसिल हो गई, तो 1/2 आ गया। बोलो अब क्या करें? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका मतलब हम 1 मान लें, x बराबर 1 मान लिया हमने। ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब x की तो वैल्यू आपने निकाल ली, अब आप निकालोगे y की वैल्यू। बेटा जब y की वैल्यू निकालोगे तो आपको x की वैल्यू सेम माननी पड़ेगी। जब y निकालोगे तो x की वैल्यू सेम माननी, और सेम किसमें? दूसरी और तीसरी इक्वेशन में। तब आप यहां से लिखेंगे बेटा, यहां से इक्वेशन 2/3। अब 2/3 देखेंगे तो 0.2/0.2 की पावर x डॉट 0.2/0.4 की पावर y इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²/8 इंटू 10⁻²। फिर देखो ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पर कैंसिल आउट कर देंगे। 2 बन जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। अब x वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 2/4 की पावर y बराबर 1/4। बोलो 1/4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। 1/2 की पावर y बराबर 1/4 हो गया। अब देखो भाई इसको और इसको आपको बराबर करना है, तो कैसे कर सकते हो? 1/2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कर दें। बोलो तो भाई जब 1/2 ये है और 1/4 ये, तो आप इसका कर दो स्क्वायर, तो y के सामने कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो y बराबर 2। इसका मतलब x जो है वो फर्स्ट 1 आया और y हमारा 2 आया है। तो आप लिख सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x प्लस y बराबर 1 + 2 इक्वल टू थर्ड ऑर्डर। ये जो रिएक्शन हमें दे रखी है ये कौन से ऑर्डर की है? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बेटा। अब आता वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाता है। तो हमने यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन नहीं लिखा क्योंकि हम वो पीछे आपको बता चुके हैं। तो अब क्या लिखेंगे? रेट dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e की पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो dx/dt डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, k आ गया e की पावर 0, dx/dt बराबर k। बेटा जिसकी पावर 0 होती है उसको हम 1 मान देते हैं, एनी पावर 0 इक्वल टू यूनिटी मतलब 1। तो इसको हमने 1 मान लिया, तो dx/dt बराबर k आ गया। dx बराबर क्या हो गया? k dt। अब 1 आ गया, एक ही कंसंट्रेशन को हमने लिखा नहीं है, तो dx इक्वल टू क्या आ गया? k dt। बेटा इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड यहाँ और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होता है x के कांस्टेंट का होगा नहीं,
और dt का इंटीग्रेशन होता है t और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i आ जाता है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे i जो होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। i क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0 मान लो तो ये वैल्यू आपको कहाँ पुट कर देनी है? इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो x की वैल्यू 0 के t की वैल्यू 0 i तो i बराबर क्या हो गया? 0। पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन। फर्स्ट i की वैल्यू इसमें पुट कर दो। i की वैल्यू जब देखो इसमें पुट की तो x बराबर क्या आ गया? kt। यहाँ से k निकालेंगे x अपॉन t आ जाएगा। बेटा रेट और कंसंट्रेशन के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। रेट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन मिलती है। और कंसंट्रेशन टाइम के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो लाइन तो स्ट्रेट मिलती है लेकिन स्लोप हमारा नेगेटिव होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार भी बना लो, नोट कर लो। देखिए अब हम आपको पढ़ाते एग्जाम्पल ऑफ जीरो। अभी जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन बताया। अब एग्जाम्पल देख लो। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो सब जीरो ऑर्डर की होती है। H2 + Cl2 सनलाइट, SN का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है? 2HCl। जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं वो सब जीरो ऑर्डर की होती हैं। जैसे ग्लूकोज की रिएक्शन जब जाइमेज के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा? इथाइल अल्कोहल बनता है। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटालिस्ट, जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया का बनना, स्पेसिफिक कैटालिस्ट आयरन और मोलिब्डेनम लिया। ये सब जितने भी एग्जांपल दिए गए ये सब किसके हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हैं। नोट करिए फिर हम आपको आगे बता दें। बेटा अब आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने डेरिवेशन लिखा है और इसके ऊपर 2026 लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है क्या होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन, बेटा ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन T बराबर 0, जब समय आपका 0 था, रिएक्शन का जब समय 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन A और फाइनल कंसंट्रेशन 0। इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। और जैसे फाइनल कंसंट्रेशन समय T से T1 हुआ, इसका मतलब A में से X कम हुआ, तो जितना कम हुआ उतना ही बन गया। तो रेट कैसे लिखेंगे? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रेट बराबर डायरेक्टली का साइन हटाया, के आया ए की पावर 1। तो रेट को क्या लिखते हैं? dx/dt बराबर के। ए की वैल्यू क्या है? फाइनल a - x लिख दिया। अब इंटरचेंज कर दिए स्टेप को, dx के नीचे लिख दिया a - x = k dt। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका किया बेटा इंटीग्रेशन। तो dx/a - x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log a - x बराबर के कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो के dt का हो गया t प्लस i आ गया। i बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। फिर x बराबर 0 और t बराबर 0 यदि आपने मान लिया लेट यदि माना x की वैल्यू 0 t की वैल्यू 0 तो इन दोनों ही वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। जैसे ही इस इक्वेशन फर्स्ट में x और t की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर 0, t की जगह पर 0, i बराबर क्या आ गया? माइनस का log a। पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस i की जो वैल्यू है फिर से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज यहां तक लिख लिया, देखो यहां तक लिख लिया, प्लस i की जगह पर माइनस का log a लिख लिया। फिर इसको थोड़ा ओपन कर दिया, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो माइनस का log a - x बराबर kt माइनस का log a। इंटरचेंज द स्टेप को इंटरचेंज कर दिया। ये log a माइनस का log a - x बराबर kt। kt बराबर क्या हो जाएगा? log a माइनस kt को इधर लिख दिया, log a माइनस का log a - x, ये भी इंटरचेंज हुआ है। kt बराबर क्या हो गया? kt निकालेंगे तो log बेस e, a ऊपर पहुंच गया, a - x नीचे पहुंच गया क्योंकि ये पूरा ही टर्म माइनस का है। log बेस e किसके बराबर होता है? log बेस 10 2.303 के बराबर होता है। तो जहां पर log बेस e लिखा है वहां पर 2.303 log बेस 10 लिख देंगे। kt बराबर 2.303 log बेस 10 a/a - x। यहां से k निकाल लेंगे तो k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a - x। बेटा a जो है वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है और a - x जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन है। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर a जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, a जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन
और A माइनस एक्स जो है वो बेटा आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है। कैसी कंसंट्रेशन है? फाइनल कंसंट्रेशन है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लो बेटा। देखो अब आपको पढ़ाते हैं हाफ लाइफ, इसके ऊपर भी स्टार बना लो। स्टार तो पूरे चैप्टर के ऊपर हमने कहा बना लो। देखिए के आपने पढ़ा है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। दूसरा बेटा यक्स, मान लो एक ही जगह पर आपने यक्स ले लिया, या आप ऐसा कर लो ए बराबर ए ही रखो, ए बराबर ए बराबर है, और ए माइनस एक्स की जगह पर आपने क्या ले लिया? a/2 ले लिया। ए माइनस एक्स की जगह पर आपने a/2 ले लिया। t की जगह पर आपने क्या ले लिया? t/2 ले लिया। तो k बराबर 2.303 अपॉन t की जगह पर क्या रखेंगे? t हाफ रख दिया। लॉग a की जगह पर तो a रखेंगे, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या? a/2। तो a/2 का मतलब a नीचे लिखा 2 पर पहुंच गया, a से a कैंसिल हो गया, तो 2.303 अपॉन t हाफ लॉग 2 आ गया। अब देखो log 2 की वैल्यू बेटा क्या होगी? 0.3010। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.693 अपॉन के, ये निकल के आ गया हाफ लाइफ। टी हाफ की जो वैल्यू आ गई है बेटा वो 0.693 अपॉन के आई है। यदि टी हाफ और ए के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये मिलेगा, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो फिर एक कर्व ग्राफ मिलता है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पर आएंगे क्वेश्चन, और इस फर्स्ट ऑर्डर के जो क्वेश्चन है वो बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर के हैं कुछ ही बता रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो कंप्लीट क्वेश्चन की वीडियो आएगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सब बताएंगे इसमें। बेटा ये क्वेश्चन है ना, इफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 32 मिनट देन इट्स हाफ लाइफ। यदि कोई एक अभिक्रिया है जो 75% 32 मिनट में कंप्लीट होती है तो बताइए इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? स्टार बना लो इसके ऊपर, और इस पर हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। देखिए क्या होता है कि 75% कंप्लीट हो रही है कितने? 32 मिनट्स में। बेटा फार्मूला लगाओ, पहले आपसे हाफ लाइफ पूछा गया तो पहले हाफ लाइफ का फार्मूला होता है टी यहाँ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। अब के तो मेरे पास है ही नहीं, तो के अब हम निकालेंगे। पहले के कैसे निकालेंगे? के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। बेटा 2.303 अपॉन टी कितना है? 32 मिनट लॉग ए का मतलब बेटा 75% कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब कितनी रही होगी? 100%। तो ए का मतलब बेटा 100 हो जाएगा। 100 में से कितनी कंप्लीट हो रही है? 75 कंप्लीट हो रही है। तो आप लिखेंगे 2.303 अपॉन 32 लॉग 100 अपॉन 25 4 जा कितने हो गया? 100 हो गया। अब log 4 आ गया, log 4 की भी वैल्यू लिख देते 2.303 अपॉन 32 और बेटा log 4। अब log 4 की आपको पता है वैल्यू कितनी होती है? 0.6 होती है। तो k बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन 32 इंटू 0.6। log 4 की वैल्यू 0.6। अब बेटा यहां से आप इसको काट कर इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 0.3 आ गया। 2 बन जा 2, 2 6 जा 12। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये 16 आ गया। कि अब 16 को डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करना है 0.6909 के लिए। तो क्या करना होगा अभी बताते हैं, आप इतना नोट करो। देखिए बेटा जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.043। के की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, लेकिन आपसे पूछा गया है हाफ लाइफ, ये पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे? हाफ लाइफ टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन 0 पर टी हाफ के की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पर रखो के। अच्छा तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के की वैल्यू 0.043। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो बेटा क्या आ जाएगा? टी हाफ बराबर 693 अपॉन 43। अब आपको 43 से क्या करना है?
डिवाइड करना है 693 के लिए। चलो डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे ना तो टी हाफ बराबर आ जाएगा 16 पॉइंट आपका आ जाएगा 11 16.11। ये आपका मिनट में इतना मिनट समय लगेगा कि जब रिएक्शन 75% कंप्लीट होगी तो हाफ लाइफ क्या होगा, उसका हाफ लाइफ ये होगा। ये आप इसको नोट कर लो, ये आपका फाइनल जो है ये आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और कर लो बेटा। देखिए अभी हमने जो आपको क्वेश्चन बताया था ना वो शायद एक पेज में लगा होगा आपका, लेकिन उसी क्वेश्चन को हम 2 लाइन में करा के आपको दिखाएंगे इस ट्रिक के अनुसार। ट्रिक क्या बेटा, ये नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके का आप इसको सुपर पावर मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए लेफ्ट का अमाउंट का और ये टी आपका मतलब क्या है। लेफ्ट का मतलब होता है बेटा बचा रहा, अमाउंट कंज्यूम कितना खर्च हुआ है, और फिर उसके लिए टी आप क्या होगा। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन आपकी 100% है, खर्च बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो टी आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर 50% बची है इसका मतलब 50% खर्च हो गई है, तो टी आप क्या होगा, टी आप होगा। अगर 25% बची है, खर्च हो गई है 75%, इसका मतलब टी आप की वैल्यू 2 टी आप होगी। 12.5% बची है, 87.5% खर्च हो गई है, तो टी आप की वैल्यू 3 टी आप। 6.25% बची है, 93.75% खर्च हो गई, तो टी आपकी वैल्यू 4 टी आप होगी। 3.12% बची है, 96.88% खर्च हो गई है, तो टी आपकी वैल्यू क्या होगी, 5 टी हाफ होगी। देखिए अभी हम आपको इसमें बताते हैं कि इसमें अभी हमने जो क्वेश्चन बताया था आपको उसका आंसर हम आपको विद इन सेकंड बताएंगे। क्या करना, हमने अभी क्वेश्चन बोला था इफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 32 मिनट्स, तो 32 मिनट्स में जब 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा। तो देखो 75% कंप्लीट हो रही थी, मींस ये वाला स्टेप देखो हमारा आ रहा है, उसमें आ रहा नहीं आ रहा। 75% जब कंप्लीट होती है भाई, 75% अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कहा ना 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है। जब 75% कंप्लीट होती है तो आपसे कहा गया टी हाफ की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो 75 कंप्लीट होती है तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, 2 टी हाफ। इट मींस आप लिखेंगे 2 टी हाफ बराबर 32। क्यों भाई, 75% कितने मिनट में कंप्लीट होती है, 32 मिनट में कंप्लीट होती है। 75% रिएक्शन 32 मिनट में होती है ना कंप्लीट, तो 2 टी हाफ बराबर जो समय है उसके बराबर लिख दो 32। तो टी हाफ बराबर कितना आ गया, 32/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, तो टी हाफ बराबर 16। और शायद यही हमारा आंसर भी आया था, उसमें 16.11 करके आया था, यही हमारा आंसर भी आया था। बोलो ये जो एक पेज का क्वेश्चन था वो बेटा देखो 2 लाइन में, जैसा हमने कहा वैसा हमने आपको करके दिखाया। तो वीडियो में यदि आप बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेगी। नोट करो बेटा। देखिए बेटा इसमें हम आपको एक होमवर्क भी देंगे और वो होमवर्क आपको बताना है, और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। और वो जो होमवर्क है ना उसका आंसर आप लोगों को मैसेज के माध्यम से देना है। क्या है होमवर्क, क्या होगा वो हम अभी आपको बताएंगे। T50 पर मान लो कोई गिवन है, कोई भी वैल्यू T50 पर गिवन है, जैसे T60% पर अगर आपसे टी हाफ पूछा जाए 4/3 होगा, T75 पर 2 टी हाफ होगा, T90% पर 3.3 टी हाफ, T99 पर 6.64 टी हाफ होगा, और T99.9% पर 10 टी हाफ होगा। क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इज 45 मिनट। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है, उसका जो हाफ लाइफ का जो टाइम पीरियड है ना वो 45 मिनट है। देन हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 60% रिएक्शन कंप्लीट, मतलब कितना समय लगेगा कि रिएक्शन बेटा 60% जब पूरी हो जाएगी। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है, इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, 2.303/t log a/a - x के फार्मूले से लगाएंगे। ठीक है, आप इस
क्वेश्चन को पहले इस फार्मूले से लगाएंगे, क्योंकि हाफ लाइफ तो आपको गिवन है, तो आप यहाँ से टी निकालेंगे। तो हाफ लाइफ तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ आपको गिवन है, तो यहाँ पर आप पहले हाफ लाइफ का फार्मूला क्या लिखेंगे, टी हाफ बराबर के बराबर आप ऐसे लिख लेंगे, टी हाफ 0.693 अपान के, तो सॉरी 0.693 अपान टी हाफ, तो के यहाँ से आप निकाल लेंगे 0.693 अपान टी हाफ के, टी हाफ की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, के निकल के आ जाएगा। मेरी बात सुनते रहे ना ध्यान से, पहले आप क्या करेंगे, के निकालेंगे, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू 45 है, तो यहाँ से आप के निकाल लेंगे। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस, रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस का हाफ लाइफ पीरियड मतलब टी हाफ कितना दिया गया 45 मिनट, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 60%, मतलब जब रिएक्शन 60% कंप्लीट हो जाएगी तो समय कितना लगेगा। तो सबसे पहले आपका होमवर्क ये है, फिर से बता रहे हैं, होमवर्क ये है कि आप इस क्वेश्चन को आप इस फार्मूले से पहले लगाएंगे। हम तो अभी आपको ट्रिक से बताएंगे ही, लेकिन आपको पहले इस फार्मूले से लगाएंगे। तो यहाँ से पहले के निकालेंगे, 0.693 अपन टी आपकी वैल्यू है, यहाँ से आपका के आ जाएगा और के की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटा, आपका निकल के आ जाएगा समय, टाइम निकल आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा 60% के लिए। तो आप वो जब लगाएंगे ना इस फार्मूले के अनुसार तो एक पेज में आ पाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ट्रिक के अनुसार बताते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितने लाइनों में सॉल्व होता है, और जो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे आपको उसको मैच कर लेना है अपने आंसर से और मेरे वाले आंसर से मैच करके देखना है, और अगर सही आ गया तो ट्रिक हमारी ठीक है, अगर नहीं सही आता है तो फिर गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत हो ही नहीं सकती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है, तो फिर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो देखो क्या करना है, हम आपको इसको हम मिटाते हैं बेटा, होमवर्क को आप अपने मैसेज के माध्यम से देना है, और हम देखेंगे हर बच्चे का रिव्यू चेक करेंगे, देखेंगे आंसर कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है। तो अब हमें क्या करना है, 60% बेटा, जब रिएक्शन 60% कंप्लीट होती है तो देखिए टी 60% के लिए 4/3 टी हाफ समय लगता है, तो 4/3 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितनी है 45, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 15 4 जा कितना हो गया बेटा 60, मतलब 60 मिनट लगेंगे रिएक्शन को कंप्लीट होने में। जब रिएक्शन 60% कंप्लीट होगी तो कितना समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा। देखो बेटा दो लाइन में आंसर आया नहीं है, तो आपका आंसर यदि पुराने वाले जो क्वेश्चन फार्मूला है उससे आपका आंसर ये 60 आ रहा है तो सही है, और आपको मैसेज के माध्यम से बताना जरूर है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और देखो बेटा प्रैक्टिस मस्ट है किसी भी काम के लिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखो अगर आप थ्योरी को चाहे जितनी बार पढ़ लो, चाहे जितनी बार पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जैसे बच्चे कंपटीशन में क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, थ्योरी 10-10 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं लगाएंगे, फिर क्या कहेंगे इस बार तो मेरा पेपर बहुत अच्छा आएगा, अब पता पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है वही गलत हो जाता है। इसलिए क्योंकि डेफिशिएंसी या प्रैक्टिस की तो कमी है, प्रैक्टिस तो आपने की नहीं, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा। बात समझ में आ गई है, नोट करो बेटा। ये क्वेश्चन है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये शायद बेटा पिछली साल पूछी गई थी, तो इस पे भी स्टार बनाओ। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यदि आप एक्सेस में ले लेते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यदि आप एक्सेस में ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, एंड डज नॉट इफेक्ट द रेट, लेकिन उसका इफेक्ट रेट पर नहीं पड़ता है। मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होती है। जैसे अगर हमने A+B से बन रहा है बेटा C+D, और B की कंसंट्रेशन को हमने एक्सेस में ले लिया, B की कंसंट्रेशन को किस में ले लिया, एक्सेस में ले लिया, तो एक्सेस में लेने पर क्या होगा, अब देखो इज टेकन इन एक्सेस सो दैट कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो आपसे मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
मॉलिक्युलरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा। जिसकी कंसंट्रेशन को आप एक्सेस में लेते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जिसकी कंसंट्रेशन को आप एक्सेस में लेते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसके लिए? आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आगे आ जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा जो होगी वो इसकी 1 आ जाएगी। 1 या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। लेकिन मॉलिक्युलरिटी तो इसकी 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी किस पर डिपेंड करती है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर। और बेटा रिएक्टेंट कितने हैं? तो आप लिख सकते हैं जो मॉलिक्युलरिटी होगी, तो मॉलिक्युलरिटी बराबर 2, या इसको आप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा। तो आप इतना नोट करो और फिर देखते हैं। बेटा ये आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इस पर केवल क्वेश्चन पूछा जाता है और नीट में तो इसको लिख लो बेटा GKPL। GKPL जानते हैं? गौर के पी लो, नीट के लिए GKPL, गौर के पी लो, है ना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब करना क्या, ये तो फार्मूले हैं आपके बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है? ये होता है आर न्यू बराबर आर ओल्ड थीटा की पावर है। ये सब है क्या और कैसे अप्लाई करते हैं इसको? मान लो एक इनिशियल टेम्परेचर बेटा, इनिशियल जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बताते हैं। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो बेटा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप कह सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर में T1 की वैल्यू है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फाइनल टेम्परेचर है ना मेरे पास, फाइनल टेम्परेचर में जो T2 की वैल्यू है वो मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा बताओ टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, थीटा क्या होगा? तो आपसे कहा जाएगा बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताओ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो क्या करेंगे, थीटा की पावर या टेम्परेचर कोएफिशिएंट थीटा आर न्यू बराबर आर वोल्ट में क्या लिखेंगे? थीटा की पावर यहां लिखते ना, तो थीटा की पावर जब आप यहां लिखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट में थीटा की पावर यहां लिखेंगे कैसे? आप देखो टेम्परेचर पहले कितना था 30, बाद में कितना हो गया 80। पहले कितना था बेटा 30 और बाद में हो गया ये 80। इसका मतलब है टेम्परेचर कोएफिशिएंट में आर न्यू आपको बताना है। आर न्यू जब आर न्यू बताओगे ना, तो पहले टेम्परेचर 30 था, 80 बढ़ा कितना है? तो देखो आप डंडे तो गिन ही सकते हो। पहले 30 से बेटा हुआ होगा 40, 40 से हुआ होगा 50, 50 से हुआ होगा 60, 60 से हुआ होगा 70 और 70 से हुआ होगा 80। डंडे गिन लो इनके बीच में, 1 2 3 4 5, कितने डंडे हैं? 5। तो आर न्यू बराबर थीटा की पावर n, और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? थीटा की वैल्यू हमेशा आप 2 रखोगे। कितनी रखोगे? 2। तो 2 की पावर n, n कितना हो? 1 2 3 4 5 डंडे हैं ना, तो 2 की पावर 5 हो गई। अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब 5 से 5 बार करोगे, 5 से नहीं करना है, 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करोगे, तो देखो कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 4 5। तो जब 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करोगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा कितने होते हैं? देखो फिर से सुन लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो आपके अनुसार आर न्यू बराबर आप लिखेंगे 2 इंटू थीटा की पावर n। बेटा ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं की थी, तो इसलिए हमने बताया आर न्यू बराबर 2 इंटू थीटा की पावर n। तो ये तो आपको समझ में आएगा होगा। इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू थीटा की पावर n। ये बेटा कितना आया? 32 आएगा। तो 2 इंटू 32, तो आर न्यू बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा? 65
4 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। बट आपको ये वाला फार्मूला ध्यान रख लेना कि जब भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट नया निकालेंगे तो 2 × थीटा की पावर n, और n बेटा वही होगा, जितने डंडे होंगे वो डंडे गिन लो, n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, नोट कर लो बेटा। आर लीनियर इक्वेशन, इसके ऊपर स्टार बनाओ, जल्दी बना लो स्टार, और 2027 लिख लो इसके बगल में। बगल का मतलब पास में होता है, ठीक है। तो आर लीनियर इक्वेशन में देखिए क्या होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई माइनस ई अपॉन आर टी। ये तो फार्मूला होगा, डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ई माइनस का ई अपॉन आर टी। ए क्या होता है बेटा, आर लीनियर कांस्टेंट होता है। अब देखो क्या करते हैं, ln की फॉर्म में लिखते हैं, ln के बराबर ln a प्लस ln e माइनस का ये अपॉन आर टी। तो ln के बराबर ln a तो यही रहेगा, माइनस बेटा ln तो कॉमन ले लिया ना, ln a माइनस e a अपॉन आर टी। अब log ln हटाएंगे, log बेटा लगाएंगे तो आपको पता है ln जब हटता है तो 2.303 तो आ ही जाता है। log के बराबर माइनस का ये अपॉन 2.303 RT। बेटा रेट कांस्टेंट जब K1 है तो टेम्परेचर T1 है, K2 है तो टेम्परेचर T2 है। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट log K2 और K1 की फॉर्म में लिखना पड़े तो log K2 अपॉन K1 बराबर E है अपॉन 2.303 RT2 माइनस T1 अपॉन T1 log के बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 RT। अच्छा K1 की जब रेट कांस्टेंट K1 है तो टेम्परेचर T1, K2 है तो टेम्परेचर T2। तो log K2 अपॉन K1 बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2.303 RT2 माइनस T1 अपॉन T2। बेटा ln के और 1 अपॉन T के बीच में ग्राफ खींचा जाए ना तो स्लोप हमें E अपॉन R मिलता है। क्या मिलता है, स्लोप E अपॉन R। ये बेटा कई बार नीट में पूछा गया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार नीट में पूछा गया है कि जब ln के और 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो स्लोप हमें किस टाइप का मिलता है। बेटा इस पर लगेंगे आपके क्वेश्चन, इस पर क्या लगेंगे, क्वेश्चन लगेंगे। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर इसमें केल्विन में लेना है, टेम्परेचर हमेशा इसमें किसमें लेना है, केल्विन में लेना है, नोट कर लो बेटा। इस टॉपिक की ये लास्ट हेडिंग है, एलिमेंट्री या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बेटा, ऐसी रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो केवल सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो, वो क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है। तो रिएक्शन इन विच अकर ओनली सिंगल स्टेप, केवल सिंगल स्टेप में होती है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलरिटी। मान लो H2 प्लस I2 क्या बन गया बेटा, 2HI। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, हमने आपको बताया था मॉलिक्यूलरिटी बेटा वही तो होती है जितने रिएक्टेंट होते हैं, तो 1 2 तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच अकर 2 और मोर स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में होती है उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लेकिन जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रिएक्शन में 0 नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकती है। रिएक्शन इसमें क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो बेटा ये फुल वीडियो जो है केमिकल काइनेटिक्स का लगभग हम लोगों ने 90% कवर किया है। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर फॉर बोर्ड के लिए एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमने आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट पॉइंट बताए, थोड़ा डिटेल में आप इसको अपने पास से पढ़ लेना है। और आपको बताएं इस क्वेश्चन, इस जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उस वीडियो में इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन करके बताएंगे और विद इन सेकेंड ट्रिक के साथ बताएंगे। हालांकि हमने इस वीडियो में भी बीच बीच में ट्रिक बताई हुई है और आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। खासकर नीट वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों, क्योंकि ये वीडियो जो है ना नीट में लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जो है आपको नीट के ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, जैसे आप देखोगे और तुरंत जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल में बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हमने आपको एक होमवर्क दिया है, वो आप होमवर्क अपने मैसेज के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया या नहीं किया। और कोशिश है सभी लोग, सभी बच्चे क्वेश्चन करें और वीडियो को
शेयर करिएगा, ताकि हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहें। अब तो हम आपको बायो में भी ट्रिक्स देने लगे हैं बेटा, जब जान जाओगे तो पहचान भी जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, नई अंदाज में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक देखते रहिएगा केमिस्ट्री भाई अरुण सर। थैंक यू।